हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। हमें पता है हमारे देश की एक पार्लियामेंट है। हम डिस्कस करेंगे ये पार्लियामेंट चीज़ क्या है, होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको पार्लियामेंट को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं पार्लियामेंट को, यूनियन पार्लियामेंट को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, बच्चों ध्यान से समझना, वो बात करता है यूनियन की, वो बात करता है यूनियन की। अब इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी के बारे में इसी पार्ट में बात की गई है। इसी पार्ट में यूनियन पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। पार्लियामेंट या आप ऐसा बोल सकते हो लेजिस्लेचर, जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसकी बात भी इसी पार्ट में की गई है। और इसी पार्ट में यूनियन जुडिशरी की बात की गई है, जुडिशरी की बात की गई है। मेरे दोस्तों जो पार्ट 4 है उसमें वो यूनियन से डील करता है। यूनियन मतलब सेंटर। हमें पता है, वी नो दैट इन इंडिया वी हैव द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको कि हिंदी में संघवाद बोलते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती हैं। कुछ पावर्स के ऊपर सेंटर की पावर्स होती हैं और स्टेट के पास भी पावर्स होती हैं। हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट्स गवर्नमेंट के पास भी पावर है, तो हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, स्टेट की जुडिशरी, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव। वैसे यूनियन का एग्जीक्यूटिव, यूनियन की लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट और यूनियन की जुडिशरी, इसके बारे में भी पार्ट 5 में बताया गया है। अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो आर्टिकल 52 से लेकर ये 78 तक जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं। बेसिकली इसमें प्रेसिडेंट, इसमें वाइस प्रेसिडेंट, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के बारे में बताया गया है। ये सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं जुडिशरी की तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 151 के अराउंड, अबाउट 151 तक ही जाते हैं। तो ये आर्टिकल्स हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, उसका कंपोजिशन, उसकी पावर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है यूनियन पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की मैं बात करता हूँ, यूनियन लेजिस्लेचर की। इसका जो विवरण है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है, 122 तक है। 120 जो 3 आर्टिकल है वो तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। एग्जीक्यूटिव की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123 इससे डील करता है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। मेरे दोस्तों आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक ये जाते हैं, पर हम सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे। हम बेसिकली जानेंगे पार्लियामेंट होती क्या है, पार्लियामेंट बनती कैसे है, जो इसके 2 हाउसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं। आगे आने वाली वीडियो में बाकी जो लोकसभा, राज्यसभा, हमारे जो डिप्टी स्पीकर, हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियोस को आगे तक लगातार सभी देखें, जो भी पार्ट्स आगे आएंगे। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट की बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। मैंने बहुत बार बताया, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है हमारा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एक हमारा लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, एक लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाता है। एक गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है।
एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और एक ऑर्गन गवर्नमेंट का होता है जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो तीनों जो ऑर्गन है वो सेंट्रल लेवल पर भी पाए जाते हैं। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन ये हैं। सेम ये तीनों ऑर्गन जो है वो स्टेट लेवल पर भी पाए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जीक्यूटिव होगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी पार्लियामेंट होगी, सॉरी लेजिस्लेचर होगा, और स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट हाई कोर्ट्स होंगे। तो मेरे दोस्तों हमारे जो इंडिया है उसने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब है सेंटर में भी पावर है, स्टेट में पावर है। तो हम बेसिकली सेंटर की जो पार्लियामेंट है उसको करने जा रहे हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। सबसे पहले जानते हैं कि पार्लियामेंट होती क्या है और पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है इंडिया में। तो मेरे दोस्तों अगर सबसे पहले मैं पार्लियामेंट की बात करूं, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होती क्या है, तो बेसिकली पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी एट द सेंटर लेवल। मैंने अब क्या बोला कि पार्लियामेंट क्या है, इट इज़ अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी कहाँ पे, सेंटर लेवल पर, एट सेंटर लेवल, एट सेंटर लेवल। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों हमें पता है, वी नो दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। वन इज़ लेजिस्लेचर, अदर वन इज़ जुडिशरी, अदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव। ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। तो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर इज़ दैट ऑर्गन विच मेक्स द लॉ एंड पार्लियामेंट इज़ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज़ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज नथिंग बट इट इज लेजिस्लेचर एट सेंटर लेवल। जो सेंटर लेवल पे हमारे पास लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। और अगर मैं इंडिया की पार्लियामेंट की बात करूं तो देयर आर 2 फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। 2 फीचर्स होती है इंडियन पार्लियामेंट की। पहली फीचर क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट, अब हमारे देश में जो हमारे देश के हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, वो कौन है, वो हमारे देश में प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे देश में प्रेसिडेंट है। जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, इंटीग्रल पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का। पहली फीचर क्या है हमारे देश में, किसकी, पार्लियामेंट की, कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं, बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट नहीं बन सकती। और दूसरा जो इसेंशियल फीचर है हमारी पार्लियामेंट की, इंडिया के पार्लियामेंट की, वो ये है कि इन इंडिया देयर इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर लेवल, एट सेंटर लेवल। मैं स्टेट लेवल नहीं बोल रहा, मैं बेसिकली सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंटर में जो पार्लियामेंट है उसी की बात कर रहा हूँ। तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेज हैं इंडिया में पार्लियामेंट के, एक तो लोकसभा है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, राज्यसभा। देखो बाई मतलब 2, बाई का मतलब 2, बाई मीन्स 2 और कैमरल मीन्स हाउसेज। तो 2 हाउसेज, एक राज्यसभा एक लोकसभा। आई होप मेरे दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। आप ये लिखोगे व्हाट इज पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट एक सेंट्रल लेवल पर लॉ बनाने की अथॉरिटी है। और इंडिया की पार्लियामेंट की फीचर ये है कि पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं, प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट नहीं बन सकती। हम आगे पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन में। और दूसरी इसेंशियल फीचर क्या है कि 2 हाउसेज पाई जाती हैं इंडिया में पार्लियामेंट के, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पार्लियामेंट का, या स्ट्रक्चर क्या है इंडियन पार्लियामेंट का, या कंपोजिशन क्या है इंडियन पार्लियामेंट का। अब इसको देखते हैं, जिसका विवरण आर्टिकल 79 में किया गया है। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं पार्लियामेंट की कंपोजिशन की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं या ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 79 बोलता है देयर शैल बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी ही होगी, विच शैल कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, विच शैल कंसिस्ट हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। तो 3 लोगों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक हमारे प्रेसिडेंट। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का विवरण जो है इसके बारे में हमें आर्टिकल 81 बताता है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 बताता है। पहले राज्यसभा के बारे में बताया गया आर्टिकल 80 में, उसके बाद लोकसभा के बारे में बताया गया आर्टिकल 81 में। राज्यसभा की मैं बात करूं तो इसको अपर हाउस बोला जाता है
और इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। नाम ही बता रहा है राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट और सभा मतलब काउंसिल। तो जो स्टेट्स की लोग आते हैं आगे अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको राज्यसभा बोला जाता है। अगर बात की जाती है लोकसभा की, इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो अपने डायरेक्ट मत के जरिए वोट डालकर लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं। हाउस ऑफ पीपल लोगों का हाउस है, इसी को लोअर हाउस बोला जाता है, इसी को पॉपुलर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। और तीसरा है प्रेसिडेंट, इसका विवरण आर्टिकल 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, देन उसके बाद 71, 72 इसमें किया गया प्रेसिडेंट के बारे में। इसकी रिगार्डिंग तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है पहले ही। अब हम सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के, सबसे पहले जानते हैं बेसिकली राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। राज्यसभा का दूसरा नाम जो है वो अपर हाउस भी इसको बोला जाता है, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है और इसी हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टोटल मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा के वो हैं 250। मैं मैक्सिमम मेंबर बोल रहा हूं, अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है 250 मेंबर राज्यसभा के हो सकते हैं। हो सकता है पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है वो 235 लोगों को ही जो है वो मेंबर बनाए या 240 को ही बनाए या 245 को ही बनाए, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 250 से ऊपर नहीं हो सकते। आएंगे कहाँ से मेंबर? 250 मेंबर आएंगे कहाँ से? वेरियस स्टेट से आएंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए 250 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें जो 238 लोग हैं, 238 लोग वो इलेक्ट किए जाते हैं और जो 12 लोग हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए। 238 लोग 250 में से उनका इलेक्शन किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मेथड को यूज़ करके ही किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट बेसिकली कौन करता है? जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो 238 जो मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? वो या तो स्टेट से आते हैं या तो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं और इनका इलेक्शन जो है बेसिकली इनडायरेक्ट वे में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर करते हैं। मैं आपको बता दूं, यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो हमारे देश में एक दिल्ली, दूसरी पौंडीचेरी और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ही यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेचर है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी में भी, जम्मू एंड कश्मीर अभी जस्ट बनी यूनियन टेरिटरी, पहले तो स्टेट था, यहाँ भी लेजिस्लेचर है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी से कितने लोग आएंगे वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो पुराना जब जम्मू कश्मीर स्टेट था वहाँ से एमपी आते थे राज्यसभा में, अभी भी उन्हीं की बात करी गई है, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया। मतलब बेशक जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, स्टेट नहीं है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर से जितने एमपी आते थे अभी भी उतने ही एमपी हैं और अमेंडमेंट नहीं आई है। लेकिन अगर बात की जाती है दिल्ली और पौंडीचेरी की तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविज़न है। दिल्ली से भी एमपी आते हैं हमारे राज्यसभा में और पौंडीचेरी से भी, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ लेजिस्लेचर ही नहीं है। जब लेजिस्लेचर नहीं है तो राज्यसभा के लोगों को अब कौन इलेक्ट करेगा? अर्थात इलेक्शन होगा नहीं, अर्थात बाकी यूनियन टेरिटरी से जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं आते, इलेक्ट होकर नहीं आते। अगर मैं 12 लोगों की बात करूं तो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। और ये 12 लोग कौन हो सकते हैं? या तो आर्ट में से कोई पर्सन हो सकता है, या सोशल साइंस में से, सोशल सर्विसेज में से, या लिटरेचर में से, या साइंस में से, कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, इन 4 एरिया में से प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, राज्यसभा का मेंबर बना सकता है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हर एक स्टेट को कितनी सीट मिली है राज्यसभा में, हिमाचल प्रदेश से कितने एमपी राज्यसभा के जाते हैं, हरियाणा से कितने जाते हैं, बिहार से कितने जाते हैं,
सभी स्टेट से कितने कितने जाते हैं, उसका विवरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 4th शेड्यूल में दिया गया है। 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स करी गई हैं, बताया गया है कि कौन से स्टेट को कितनी सीट मिली हैं। उसके बाद अगर बात करूँ मैं राज्यसभा की ड्यूरेशन की, तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस बोला जाता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस है। लेकिन जो एक मेंबर का ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड, वो 6 साल तक अपना ऑफिस होल्ड करता है, 6 साल तक मेंबर MP रहता है। लेकिन हर एक साल के बाद, हर दूसरे साल सॉरी, इन एवरी सेकेंड ईयर क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं राज्यसभा के। बेसिकली एक मेंबर का कितना ड्यूरेशन होता है, 6 साल तक वो ऑफिस होल्ड करता है, और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों ये सारी बातें आप राज्यसभा में लिख सकते हो। अब हम पढ़ लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं दूसरे हाउस लोकसभा की बात करूं, जैसे कि पार्लियामेंट की बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राज्यसभा हमने पढ़ लिया। अब अगर लोकसभा की बात करूं, आर्टिकल 81 इसके बारे में बताता है। इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल, सॉरी यहाँ लोअर हाउस लिखो बच्चों, इसको लोअर हाउस बोला जाता है, निम्नक सदन, लोअर हाउस, इसको निम्न सदन बोला जाता है, लोअर हाउस, और इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं लोकसभा के, मैक्सिमम मेंबर 552 होते हैं। लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर 552 होते हैं। 552 में से 550 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोगों के द्वारा। 550 में जो मेंबर हैं उन्हें लोग वोट देकर इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आपने सुना होगा लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, हर 5 साल के बाद होता है ना, कभी कभी बीच में भी हो जाता है, गवर्नमेंट पहले खत्म हो जाए तो डिसॉल्व हो जाए लोकसभा तो, लेकिन हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अभी 2019 में हुआ था, फिर 24 में होगा, हर 5 साल के बाद। तो लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 550 में 530 जो मेंबर हैं वो स्टेट्स में से आते हैं, हर एक स्टेट में से। हिमाचल में से जाएंगे 4 मेंबर, पंजाब में से जाएंगे, हरियाणा में से, हर स्टेट से जाएंगे, और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से जाते हैं, इलेक्ट होकर जाते हैं आगे। और अगर बात की जाए 2 मेंबर्स की, 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। एंग्लो इंडियन बच्चों, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? अगर एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देखी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जिस पर्सन के जो फादर हैं वो यूरोपियन कंट्री में से किसी कंट्री के पर्सन हो। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल है, यूरोप में हमारा इंग्लैंड है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई पर्सन इंडिया में आए, यहाँ शादी करे और बच्चे पैदा हों उसके, तो मतलब क्या हुआ, फादर कहाँ का हुआ, यूरोपियन कंट्री का, तो उस पर्सन को एंग्लो इंडियन बोला जाता है एज पर डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली एंग्लो इंडियन ये बोला जाता है कि जो इंग्लैंड के लोग यहाँ आकर शादियाँ कर कर यहीं उनके बच्चे पैदा हुए, वो यहीं रहने लग पड़े, यहीं के नेटिव बन गए, उसे एंग्लो इंडियन बोला जाता है। जनरल लैंग्वेज में हम इंग्लैंड के रेफरेंस में इसको देखते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया यूरोप की किसी भी कंट्री का कोई पर्सन यहाँ आकर बच्चे पैदा करे तो बच्चों को एंग्लो इंडियन बोला जाएगा। तो एंग्लो इंडियन में से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 मेंबर। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है लोकसभा में, अर्थात एंग्लो इंडियन के लोग इलेक्शन के जरिए भी आ सकते हैं। मान लो कोई एंग्लो इंडियन का लोग इलेक्शन के जरिए आया तो क्या दिक्कत है उनको नॉमिनेट करने की, वो तो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है उन लोगों को। पर अगर नहीं मिले तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली 2020 में 2020 में क्या हुआ है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। उसके जरिए बोला गया है कि अब ये जो 2 लोगों को रिजर्वेशन मिलती है, 2 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन के, अब 2020 में अभी जो लोकसभा है 2024 तक, इसमें तो ठीक है जो रिजर्वेशन है, 2024 के बाद से ही रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। अब प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर सकता एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को। अभी रिसेंटली 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था 2020 में, तो ये प्रोविज़न लाया गया था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। टोटल स्ट्रेंथ बताई मैंने आपको 552, अभी 552 प्रेजेंट में स्ट्रेंथ नहीं है, प्रेजेंट में जो सीट्स मिली हैं हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डाल के वो टोटल 545 हैं, टोटल 545 हैं।
543 ये हैं और 2 ये हैं, 545 है मतलब टोटल, 552 नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती है, 552 तक हो सकती है। इसमें 550 यूटी और स्टेट से इलेक्ट होकर आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन जरिए लोग वोट देंगे उनको, और 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ये होगा, आपको समझ आ रहा होगा। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए लोकसभा की, तो जनरली लोकसभा के मेंबर्स का ड्यूरेशन 5 साल होता है, हमें पता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, 5 साल से पहले भी किसी भी लोकसभा को खत्म भी किया जा सकता है। आई होप आपको लोकसभा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे कभी फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, ये वो सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, यूटिलिटी क्या है इनकी। पर अभी फिलहाल इतना ही। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। मैं बताऊंगा नहीं, मैंने प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से आपको बताया हुआ है, आर्टिकल 52, 3, 4 सारे मैंने अलग से वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश में, प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए इलेक्ट किया जाता है, जिस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आते हैं। और इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली की और पौंडीचेरी की असेंबली भी शामिल है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के पर्पज़ के लिए। अब मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जनरली 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, पर उससे पहले वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, उनको रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, बाकी लेक्चर्स में आप मेरे प्रेसिडेंट के लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो। मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट की पावर्स क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं पार्लियामेंट के। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं पार्लियामेंट के फंक्शंस की या पावर्स की बात करूं, तो सबसे पहला जो बड़ा ही महत्वपूर्ण फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लॉ बनाना। द फर्स्ट फंक्शन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन मीन्स टू मेक द लॉ मेकिंग फंक्शन। पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अब पार्लियामेंट लॉ किसके ऊपर बनाती है, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाती है, तो जितने भी सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हैं। हमें पता है मेरे दोस्तों, हमारे संविधान में इन आर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्टें हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पर लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पर लॉ कौन बनाती हैं, स्टेट्स, जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं। और कनकरेंट पे लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पार्लियामेंट सेंट्रल लिस्ट पे लॉ बनाती है। लिस्ट मतलब वहाँ लिस्ट दी है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल लिस्ट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है बेसिकली। दूसरा कनकरेंट लिस्ट, जो कनकरेंट लिस्ट है हमारी 3 लिस्ट है, मैंने आपको भी बताया, तो कनकरेंट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कनकरेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। पर अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए लॉ में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो, तो हम पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए लॉ को ऊपर रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को इग्नोर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 249 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट को राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास कर बोले कि आप स्टेट के लिए लॉ बनाओ, स्टेट में दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट फिर स्टेट पर दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। वैसे तो पार्लियामेंट सेंटर में दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाती है, पर अगर राज्यसभा कौन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर राज्यसभा जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टेट्स के बिहाफ में 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करके बोले कि आप कौन, सेंटर जो पार्लियामेंट है हमारी, वो लॉ बनाए स्टेट में दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में, तो वो लॉ बना सकती है। कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट। 252 आर्टिकल क्या बोलता है, 252 ये बोलता है कि अगर मान लो कभी भी 2 स्टेट के लेजिस्लेचर आपस में मिलकर, 2 स्टेट हैं हिमाचल पंजाब, हरियाणा पंजाब, 2 स्टेट के लेजिस्लेचर आपस में मिलकर पार्लियामेंट को बोलें कि आप हमारे लिए लॉ बनाओ किसी पॉइंट पर, तो पार्लियामेंट तब भी लॉ बना सकती है। उसके बाद 253 आर्टिकल जो ये बोल रहा है कि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे, तो उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को अपने देश में इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये सारे जितने भी हैं वो लॉ मेकिंग फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करूं, पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, तो हमने अपने देश में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है,
वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है अपने सारे कामों को लेकर। हमें पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी। तो जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका का ऑर्गन है वो लेजिस्लेचर ऑर्गन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कामों को लेकर। मतलब एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट, हमारे प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आते हैं। ये जो भी काम करते हैं उन कामों के लिए वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है लेजिस्लेचर के जरिए। अब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है जी? एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। और प्रेसिडेंट को रिमूव कौन कर सकती है? पार्लियामेंट ही तो कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा में इंपीचमेंट चलेगी, प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है अंडर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जो हमारी पार्लियामेंट है इट कैन रिमूव कैबिनेट आउट ऑफ पावर। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे रिमूव भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के जरिए आउट ऑफ पावर, पावर से हटाया भी जा सकता है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर। मिनिस्टर से, जो मिनिस्टर हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, उनसे हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया। तो इन सभी फंक्शन से हमें पता चल गया पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं जिसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 368 में ये पावर दी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार से अमेंड हो सकता है, बाई सिंपल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स रेटिफिकेशन। मैंने अमेंडमेंट के ऊपर अलग सी वीडियो बनाई है दोस्तों। अच्छे से अमेंडमेंट के बारे में जानना है तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे अमेंडमेंट की वीडियो अच्छे से देख सकते हैं आप। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इलेक्टोरल फंक्शन। पार्लियामेंट इलेक्शन भी करती है। किसकी इलेक्शन करती है? प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है? आर्टिकल 54 बोलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर पार्लियामेंट भी तो पार्टिसिपेट करती है। तो पार्लियामेंट के पास क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है जुडिशियल पावर। जुडिशियल फंक्शंस भी एक्सरसाइज करती है। जुडिशियल फंक्शन का मतलब है कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पार्लियामेंट किसी की पोजीशन को डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इंपीचमेंट ऑफ स्टेट सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस कौन इंपीचमेंट करता है? पार्लियामेंट करती है। दिस कम्स अंडर द जुडिशियल फंक्शन। अब मेरे दोस्तों लास्ट में बचता है फाइनेंशियल फंक्शन। तो मेरे दोस्तों लास्ट में पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन। प्रेसिडेंट के कुछ पार्लियामेंट के फाइनेंशियल फंक्शंस भी हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण फंक्शन है। एक पार्लियामेंट ही है जो कैबिनेट मिनिस्टर के जरिए, फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए पेश किए हुए बजट को अप्रूव करती है। एक पार्लियामेंट ही है जिसकी बिना परमिशन के जो एग्जीक्यूटिव है वो एक पैसा भी नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट स्पेंड अ पाई इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट की फाइनेंशियल फंक्शन है। आई होप मेरे दोस्तों आपको पार्लियामेंट का सारा कुछ समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे गूगल पे नंबर पे आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी हौसला बढ़ाता है। 9821982046 ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है। आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आप करेंगे तो हम आपके लिए लगातार ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।